हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। सो दिस विल बी द पार्ट 2 ऑफ सितंबर मंथ। आई होप आप सभी को आई एम ऑडिबल। एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सम एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के बाद हम कवर कर रहे होंगे देन कुछ फाइनेंशियल, बैंकिंग एवं डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ को जो कि सितंबर मंथ में हुई है। और उसके बाद करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, अपॉइंटमेंट, ऑबिचुअरी एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस सेशन। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चंस के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है, हु हैज़ टेकन द चार्ज एज द फर्स्ट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सिंगापुर। सिंगापुर में विपक्ष के पहले नेता के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही आंसर मिलेगा आपको प्रीतम सिंह। देखिए मिलिंद, आप कह रहे हैं कि सितंबर पार्ट 1 कहाँ मिलेगा? अंडर बैंक महापैक। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल नाउ। प्रीतम सिंह हैज़ टेकन इज द चार्ज ऑफ द ऑपोजिशन लीडर ऑफ सिंगापुर। ये इंडियन ऑरिजिन के हैं, इसलिए इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। सिंगापुर के पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी बाय टेकिंग चार्ज एज द फर्स्ट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। और सिंगापुर में फर्स्ट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रूप में इन्होंने चार्ज लिया है। ये डी फैक्टो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुने गए हैं। और ये पहली बार है कि जब इस पोजीशन को ऑफिशियली रिकग्नाइज किया गया है, वरना इस ऑपोजिशन की पोजीशन को ऑफिशियली कभी रिकग्नाइज नहीं किया गया था। प्रीतम वर्कर पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 93 सीटों में से 10 सीटें सिंगापुर में जीती हैं। सिंगापुर, आपको पता है इसकी राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। और करेंसी आपको बताना है कमेंट करके कि करेंसी सिंगापुर की क्या है। नाउ यहां पर एक डाउट हो सकता है कि इंडियन ऑरिजिन का मतलब क्या होता है। इंडियन ऑरिजिन का असली मतलब यह होता है जिनके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत का निवासी रहा हो, या जिनके भी रूट्स इंडिया से जुड़े रहे हों, उन्हें इंडियन ऑरिजिन का माना जाता है। इसे कहते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ये शब्द यूज किया जाता है, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। नाउ सिंगापुर की डॉलर है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं हम लोग हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मेन ड्रॉ मैच इन 7 ईयर्स। 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? और इसका सही उत्तर भी आपको बता देते हैं, दैट इज सुमित नागल। इंडियन टेनिस प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छे टेनिस प्लेयर हैं सुमित नागल साहब। ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम सिंगल्स को ड्रॉ मैच में पिछले 7 सालों में से कभी जीता हो। 23 साल के हैं ये। इन्होंने ऑन गोइंग US ओपन टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में एंटर करते हुए ब्रैडली क्लान को हराया यूनाइटेड स्टेट्स के। और इसके पहले सोमदेव देववर्मन ने भी इस सेकेंड राउंड में ऑस्ट्रेलियन ओपन में, फ्रेंच ओपन में एवं US ओपन में सफलता हासिल की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो ये, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान एवं खनिज संसाधनों के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? और इसका सही उत्तर है फिनलैंड। फिनलैंड के साथ इस समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। आइए इसे भी डिस्कस करते हैं। यूनियन कैबिनेट को हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्रूव किया है जो कि फिनलैंड के साथ जियोलॉजी के फील्ड में है। जियोलॉजी का मतलब होता है भू विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र कहते हैं इसे, भूगर्भ शास्त्र। और भूगर्भ शास्त्र का मतलब ये कि जब आप भूमि के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं, पृथ्वी के अंदर किस तरीके से डिसकंटिन्यूटी है, मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी है या फिर डिफरेंट डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। एनीवेज हम फिजिकल
जब जियोग्राफी को पढ़ते हैं तो वहाँ पे जियोलॉजी आता है सामने। अब इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से जियोलॉजी के फील्ड में और मिनरल रिसोर्सेज के फील्ड में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ फिनलैंड, इन दोनों ने मिलकर के काम करने की बात कही है। म्यूचुअल इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल बेनिफिट होंगे इस काम को करने से। अगला जो क्वेश्चन है वो ये, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नए सिविल सेवा सुधार कार्यक्रम का नाम क्या है? और सिविल सेवा सुधार कार्यक्रमों में से इसका नाम है मिशन कर्मयोगी। देखो, मिशन कर्मयोगी में क्या बात कही गई है? यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली एक कॉम्प्रिहेंसिव सिविल सर्विसेज रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। इस प्रोग्राम के माध्यम से सिटीजन सेंट्रिक सिविल सर्विस, कहने का अर्थ यह है कि जितनी भी हमारी प्रशासकीय सेवाएं हैं उन्हें हम लोगों के बिहेवियरल चेंज के हिसाब से लागू करेंगे। ये इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के बाद लोगों को अवेलेबल करवाई जाएंगी और एक पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल भी बनाई जाएगी अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, जो कि इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर करेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हिचेम मैचिची हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हिचेम मैचिची को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? और इसका सही उत्तर है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। लॉ मेकर्स जो हैं ट्यूनीशिया के, उन्होंने हिचेम मैचिची का नाम कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के रूप में रेकमेंड किया था। मैचिची और उनके प्रपोज्ड गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस वोट जीता और मताधिकार को जीतने के बाद बहुत लंबी बहस के बाद फाइनली इस पूरे इलेक्शन में हिचेम मैचिची को कंट्री का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ ट्यूनीशिया को किस तरीके से इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस से उबार करके ये सरकार बाहर लाएगी, ऐसा 46 साल के हिचेम मैचिची ने एवं उनकी पार्टी ने प्लान प्रस्तुत किया हुआ है। ये तीसरी गवर्नमेंट है ट्यूनीशिया में अक्टूबर से और 9वीं है 2011 के बाद से। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ N95 डिकंटामिनेटिंग इक्विपमेंट डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली इंक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्र? IIT दिल्ली के स्टार्टअप चक्र द्वारा विकसित किए गए N95 प्रदूषण कम करने वाले उपकरण का नाम क्या है? एंड द फर्स्ट थिंग, N95 एक स्टैंडर्ड है, ये मास्क में भी एक स्टैंडर्ड होता था N95। दूसरी बात, जो डिकंटामिनेशन है, कंटैमिनेशन का मतलब होता है दूषित करना या प्रदूषित करना किसी भी चीज को। डिकंटैमिनेशन का मतलब होगा शुद्ध करना। तो इसका सही उत्तर है चक्र डी कोव। चक्र डी कोव एक IIT दिल्ली का स्टार्टअप था और उन्होंने इस चक्र ने डी कोव को शुरू किया। चक्र, जैसा कि आप जानते हो, IIT दिल्ली का एक स्टार्टअप जिन्होंने एक इक्विपमेंट चक्र डी कोव को शुरू किया है ताकि N95 मास्क को डिकंटामिनेट किया जा सके। इस इक्विपमेंट को कैबिनेट शेप का डिज़ाइन किया गया है और ओजोन गैस का यूज़ करके N95 मास्क को प्योर किया जाता है, उसे साफ किया जाता है और इससे मास्क की सभी लेयर्स डिकंटामिनेट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेलवे मिनिस्ट्री हैज प्रपोज टू अमेंड विच लेजिस्लेशन पर्टेनिंग टू बेगिंग इन रेलवे प्रॉपर्टीज? रेलवे मंत्रालय ने रेलवे की संपत्ति में भीख मांगने से संबंधित किस कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है? एंड द करेक्ट आंसर इज रेलवेज एक्ट। रेलवेज एक्ट आया था जिसके सेक्शन 144 में, रेलवे एक्ट 1989 में जो प्रेजेंट प्रोविजन दिया गया है, उस प्रेजेंट प्रोविजन के हिसाब से रेलवे प्रॉपर्टी में भीख मांगना एक अपराध है और जिससे सज़ा भी हो सकती है एवं 2000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। वहीं इस सेक्शन के माध्यम से
कहा गया है कि सेक्शन को चेंज कर दिया जाएगा और बेगिंग पूरी तरीके से नॉट अलाउड होगी। मतलब रेलवे में ट्रेन या रेलवे की प्रीमाइसेस दोनों की बात करें, बेगिंग विल नॉट बी अलाउड, भीख मांगना अलाउड नहीं होगा। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज September 5th। इंटरनेशनल चैरिटी डे उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन हमारा नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। 5 सितंबर। एवं इस दिन के माध्यम से लोगों को एनजीओज एवं स्वतंत्र एजेंसियों के रोल के बारे में बताने के लिए और उन्हें जागरूक करने के लिए, एक फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी में जुड़ने के लिए, फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है परोपकारी, किसी एक परोपकारी गतिविधि में जुड़ने के लिए ताकि लोगों का भला किया जा सके, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी उन्हें प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। 5 सितंबर का मतलब ये कि मदर टेरेसा का अंतिम दिन, जिस दिन मदर टेरेसा का देहांत हो गया था, उनको संत कहा जाता था और अपने मिशनरी वर्क के लिए वो कोलकाता में रहती थी। उन्हें 1979 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। Then the next question is, which organization is to organize the first ever सोलार टेक्नोलॉजी समिट? विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस संगठन ने किया है? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको पता है इसका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर्स है। एवं साथ ही साथ पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट WSTS ये ऑर्गेनाइज की गई 8 सितंबर 2020 को। लगभग 25,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे 149 कंट्रीज से, और बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड जजेस थे जिन्होंने इस वर्चुअल समिट में पार्टिसिपेट किया। असेंबली के प्रेसिडेंट, इंडिया के न्यू एवं रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह एवं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन रहे। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें, बट उसके पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर्स भी गुरुग्राम यानी कि हमारे पुराने गुड़गांव पर ही है, और साथ ही साथ ये आता है हरियाणा के अंतर्गत। 200 एकड़ में बना हुआ ये कैंपस है, बहुत ही खूबसूरत इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड? दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सो द राइट आंसर इज 8 सितंबर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ऑब्जर्व किया गया था 8 सितंबर को हर वर्ष पूरे विश्व में, और फर्स्ट इंटरनेशनल लिटरेसी डे डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को द्वारा जनरल कॉन्फ्रेंस में 1966 द्वारा। यूनेस्को के बारे में आप लोग जानते हैं। यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जिसका काम है विश्व में शांति, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एजुकेशन, साइंस एवं कल्चर के माध्यम से बढ़ाना। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1945 में, और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसे लंदन में स्थापित किया गया था। एज ऑफ नाउ बात करें तो पेरिस में हेडक्वार्टर्स है यूनेस्को का। पेरिस जो कि पूरे विश्व की फैशन कैपिटल कही जाती है। दूसरा, यहाँ के जो हेड हैं उनका नाम है मैडम एड्रे अज़ौले। एड्रे अज़ौले ये यूनेस्को की करंट हेड हैं।
अब इस दिन के माध्यम से लिटरेसी की हाईलाइट लोगों को बताने में मदद मिलती है। साथ ही साथ इस बार की थीम भी रखी गई है, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। मज़े की बात, आइए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि यूनेस्को, या सपोज हम बात कर रहे हैं लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग, तो इस बार अ, अगर आप देखें केरला, तो परसेंटेज केरला का रहा है 96 पॉइंट समथिंग, इतना परसेंटेज रहा है। वहीं अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो सिर्फ 64% परसेंटेज रहा है। अब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि लिटरेसी की क्या ज़रूरत है भारत के अंतर्गत। और भारत में लिटरेसी की या लिटरेसी की जो कंडीशन है वो भी बड़ी ही सिंपल है कि कोई भी भारत में एक भाषा को पढ़ना एवं लिखना जानता हो, वो लिटरेट कहलाएगा। कोई भी भारत में किसी भी एक भाषा को Now, the next is, what was the rank of India in Global Innovation Index 2020 released by World Intellectual Property Organization WIPO? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या था? इसका सही उत्तर है नंबर 4, 48 था। 2 सितंबर 2020 को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO ने एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज की और पहली बार इंडिया की रैंक टॉप 50 कंट्रीज में से आई है। इंडिया 48वें स्थान पर पहुंच गया है, पहले 52वें स्थान पर हुआ करता था 2019 में। स्विट्ज़रलैंड को पहली पोजीशन मिली है और उसके बाद है दूसरे नंबर पर स्विट्ज़न। तो सबसे पहले है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे नंबर पे है स्वीडन, तीसरे नंबर पे है USA, चौथे पर है UK और पांचवें पर है नीदरलैंड्स। भारत की रैंकिंग है 48वीं, 48th। एंड इट इज डन इन द टोटल कंट्रीज। ऑन विच डेट एवरी ईयर स्काई स्क्रैपर डे इज ऑब्जर्व्ड? हर साल किस तारीख को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट एवरी ईयर स्काई स्क्रैपर डे इज ऑब्जर्व्ड? स्काई स्क्रैपर डे, गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है हर साल 3 सितंबर को। और स्काई स्क्रैपर डे का मतलब ये, गगनचुंबी इमारत दिवस का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति की जो इमेजिनेशन है, जिसके अंतर्गत वो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकता है, इंडस्ट्रियल मास्टरपीस कंस्ट्रक्ट कर सकता है, वो कितनी ज़्यादा है। ये विलियम कैन आयन की बर्थडे पर ऑब्जर्व किया जाता है। विलियम कैन आयन वही जीनियस हैं जिन्होंने चैरिल्सर बिल्डिंग का निर्माण किया था, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के एक आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक है। सो चैरिल्सर बिल्डिंग। आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020। विच लैंग्वेज हैव बीन इंक्लूडेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग उर्दू एंड इंग्लिश? सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव, बिकॉज पहले उर्दू एवं इंग्लिश ये दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हुआ करती थी, और जम्मू एंड कश्मीर में अब हिंदी, कश्मीरी और डोगरी, इन तीनों भाषाओं को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, यूनियन कैबिनेट ने एक बिल अप्रूव किया था जिसमें कश्मीरी, डोगरी और हिंदू को एग्जिस्टिंग उर्दू एवं इंग्लिश के अलावा एडअप कर दिया है। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज वॉन दी वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? सही उत्तर है इसका पी इनियन ने।
देखिए बता देता हूँ आपको, इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं पी इनियन। उन्होंने सितंबर में प्रेस्टिजियस एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता था, और अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से उन्होंने इसको जीता था। तमिलनाडु के ये प्लेयर हैं और इन्होंने 7.5 पॉइंट आउट ऑफ पॉसिबल 9 6 विक्ट्रीज के साथ अटेन किए थे। और उसके बाद जी आकाश भी। सो नंबर 2 पीयूष गोयल जी, एशियान 17th एशियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन अलॉन्ग विथ वियतनाम स्त्रान तुआन अन। तो ये प्रकाश पीयूष गोयल जी ने इसे अटेंड किया था। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आइए कुछ डिस्कशन करते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स पे, एंड व्हाट दिस इज गोइंग टू बी, और वन लाइनर करंट अफेयर्स इज गोइंग टू बी। सबसे पहले ये कि उड़ीसा के कृषि भवन को पीपल्स चॉइस विनर एजेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो केरला के टूरिज्म, सबसे पहले उड़ीसा के कृषि भवन की बात कर सकते हैं, एंड जस्ट अ सेकेंड। देखिए उड़ीसा जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल जी, एवं साथ ही साथ यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक साहब। और इन्होंने रिसेंटली ये देखा कि यहाँ के कृषि भवन को ये अवार्ड मिला है, और कृषि भवन को दिया गया अवार्ड ये पीपल्स चॉइस विनर है। उड़ीसा में सिर्फ यही नहीं, उड़ीसा में और भी चीज़ें शुरू की गई, जिनमें से एक है गरिमा योजना सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, इसे भी शुरू किया गया था। और उड़ीसा में अभी इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया गया, और ये इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कोणार्क शहर में फैसिलिटेट किया गया है। कोणार्क शहर जो कि पुरी डिस्ट्रिक्ट का भाग है, जहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल भी लोकेटेड है, इस पुरी डिस्ट्रिक्ट में कोणार्क सूर्य मंदिर भी लोकेटेड है, और कोणार्क पूरे के पूरे टाउन को सोलराइज किया जाएगा। ये भी एक विशेष न्यूज़ रही है इस पूरे के पूरे टर्म में। दूसरी और ख़ास बात यहाँ पर यह भी डिस्कस कर देते हैं कि इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9th एडिशन है ये जो मनाया गया है। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल से ही रिलेटेड है सुदर्शन पटनायक जी, और सुदर्शन पटनायक आपको पता है कि ही is one of the finest sand artists mentioned in the Guinness Book of World Record too. केरला के टूरिज्म, नेक्स्ट है केरला के टूरिज्म ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन को PATA अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये जो PATA अवार्ड है इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर दें। केरला टूरिज्म हैज गॉट PATA ग्रैंड अवार्ड। देखिए PATA का मतलब है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, और ये 2020 का विनर मार्केटिंग के लिए इन्हें कहा गया है। ह्यूमन बाय नेचर्स प्रिंट कैंपेन, ये ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन के अंतर्गत पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का ग्रैंड टाइटल इन्हें दिया गया। ये अवार्ड को एक प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान दिया गया था, और वर्चुअल पाटा ट्रैवल मार्ट 2020 में बीजिंग में यह अवार्ड दिया गया था। आइए केरला टूरिज्म की थोड़ा बात कर लें। यहाँ पर केरला एक ऐसा स्टेट है जिसे कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री, ये केरला के टूरिज्म की टैगलाइन है। दूसरा, केरला में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसमें से एक है कालीकट, जो कि अब कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, और कोझिकोड को कहा जाता है स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया। देन इसके बाद एक और शहर है जिसे कहा जाता है कोलम। कोलम है कैश्यू कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की काजू राजधानी, तो कैश्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर हम लोग कोचीन की बात करें तो कोचीन को कहा जाता है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी।
और राहुल गांधी जहां से चुनाव जीते हैं, जिसका नाम है वायनाड, वायनाड को जाना जाता है गॉड्स ओन डिस्ट्रिक्ट के नाम से। तो ये सब अलग अलग खबरें हैं केरला के बारे में। पेरियार नेशनल पार्क, अनामुडी सोला नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क्स भी केरला में ही हैं। एवं केरला के बारे में ये भी खास बात बता दूं कि पूरे वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी केरला में ही है, जिसका नाम है अनाईमुड़ी चोटी। और अनाईमुड़ी चोटी का जो एलिवेशन है वो है 2695 मीटर, 2695 मीटर, दैट इज हाईएस्ट इन दिस एंटायर रीजन। अच्छा, गुरप्रीत सिंह संधू अगली खबर में आ जाते हैं। संजू यादव को AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2019-20 सीजन में। एवं साथ ही साथ उषा मंगेशकर को ऑनर किया गया है लता मंगेशकर अवार्ड से 2020-21 में। उषा मंगेशकर जी को ये जो अवार्ड दिया गया लता मंगेशकर अवार्ड, ये महाराष्ट्र की सरकार देती है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट द्वारा ये सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। गुरप्रीत सिंह संधू की बात करते हैं, संजू यादव की बात करते हैं, इन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता ही है 2019-20 में। साथ ही साथ फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट को अवार्ड दिया गया है विश्व का पहला फर्स्ट 5 स्टार एंटी कोविड अवार्ड। एंटी कोविड आपको पता है, कोविड के अगेंस्ट एक लड़ाई चल रही है जो पूरे विश्व में। फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट की बात करें, फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट को कहा जाता है लियोनार्डो डा विंची। ये इटली के एक बहुत ही फेमस चित्रकार थे जिन्होंने एक पेंटिंग बनाई मोनालिसा, और इस मोनालिसा पेंटिंग को विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग कंसीडर किया जाता है। लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट के नाम से इस फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट को जाना जाता है, जो कि इटली में स्थित है। ये एयरपोर्ट इटली में है और इसकी सैनिटाइजेशन और इसकी व्यवस्थाओं को देखते हुए इसे पहला 5 स्टार एंटी कोविड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा शेफ हैं विकास खन्ना, अपने फिलेंथ्रोपिस्ट कामों के लिए जाने जाते हैं। विकास खन्ना अपने परोपकारी कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। एशिया गेम चेंजर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने लाखों लोगों को लॉकडाउन के दौरान भारत में खाना खिलाया एवं इस कोविड-19 की महामारी के दौरान उन तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की। उदित सिंघल की बात करें तो इनको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 2020 का क्लास ऑफ यंग लीडर चुना गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। देखिए SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज को और ह्यूमन रिसोर्सेज को जो भी अवेलेबल हैं उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके कंट्री के फ्यूचर में योगदान देना। तो फ्यूचर में योगदान देने के लिए और साथ ही साथ कुछ गोल्स ऐसे हैं जो सेट किए जाते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का एजेंडा है हमारा, और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमें बहुत सारे टारगेट्स को अचीव करना है। जैसे हमें शौचालय के टारगेट को अचीव करना था, वो हमने किया। इलेक्ट्रिफिकेशन के टारगेट को अचीव करना था, वो हमने किया। एंड देन इसके साथ ही साथ बहुत सारे टारगेट हैं कि जैसे इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड होना है, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के टारगेट्स में से एक है। इंडियन रेलवे को नेट कार्बन एमिशन से जीरो करना है, वो भी। एंड इसी के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस किए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कि 72nd एमी अवार्ड्स 2020। इन 72nd एमी अवार्ड्स में 2020 में शिट क्रीक, ये एक कॉमेडी सीरीज थी। शिट क्रीक को एक सिंगल सीजन में सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं। शिट क्रीक इज ए कॉमेडी सीरीज, याद रखिएगा, और इसको सबसे ज्यादा किसी एक सिंगल सीजन में अवार्ड मिले हैं। नाउ इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को, यानी कि PM नरेंद्र मोदी को IG नोबेल प्राइज 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया मेडिकल एजुकेशन के लिए। तो ये भी एक यहाँ पर न्यूज़ है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन हैज बीन गिवन टू प्रधानमंत्री मोदी ऑफ इंडिया, PM मोदी ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट इज कोलंबिया के जर्नलिस्ट हैं जिनेथ बेदोया लीमा,
इनको 2020 का यूनेस्को गलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया। आपको बताना है कमेंट करके कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? 142 है या नहीं? जल्दी से बताना है आपको, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देन द नेक्स्ट इज कोलंबिया के जर्नलिस्ट, इनको गलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया। अब इसके बाद मार्गरेट अटवुड की बात कर लेते हैं। मार्गरेट अटवुड ये मेरी फेवरेट लेखिकाओं में से एक हैं, कनाडा की रहने वाली हैं और इन्हें डेटन लिटरेरी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। इनकी एक बहुत अच्छी कविता है जो मैंने पढ़ी थी। और इस कविता को मैं आपके सामने बता सकता हूँ। ये द लोनलीनेस ऑफ अ मिलिट्री हिस्टोरियन के ऊपर बेस्ड है और इसमें स्पेशली आप इन लाइंस को पढ़िए कि एक मिलिट्री हिस्टोरियन क्या करता है। माई ट्रेड इज करेज एंड एट्रोसिटीज, आई लुक एट देम एंड डू नॉट कंडेम, आई राइट थिंग्स डाउन द वे दे हैपन एज नियर एज कैन बी रिमेंबर्ड, है ना। आई डोंट आस्क वाई बिकॉज इट इज मोस्टली द सेम, वॉर हैपन बिकॉज द वंस हु स्टार्ट देम थिंक दे कैन विन। अगर ऐसा कोई ना सोचे कि वो जीत सकता है तो शायद वॉर कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। देन द नेक्स्ट इज इंडिया की रैंक। इंटरनेशनल न्यूज़ में अगर हम डिस्कस करें, इंडिया की रैंक 116 रही है वर्ल्ड बैंक की ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप सब कुछ जानते हो, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर्स है, डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। एवं वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में। इंडिया ने पहली कार्गो फेरी मालदीव्स के साथ लॉन्च की ताकि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। नाउ व्हाट इज दिस कार्गो फेरी? फेरी मतलब होता है स्मॉल बोट्स या स्मॉल शिप्स। इन स्मॉल शिप्स के माध्यम से एक तो इनका ट्रांसपोर्टेशन बड़ा आसान होता है और साथ ही साथ लागत बहुत कम आती है और इससे एक तरफ से दूसरे तरफ यानी एक जगह से दूसरी जगह आराम से और बहुत ही आसानी से ये भेजा जा सकता है। अब नाउ द थिंग इज कि इंडिया ने मालदीव्स के साथ बहुत सारे ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव्स के साथ इन कई सारे ग्रांट्स इंडिया ने इन्हें दिए। ग्रांट्स देने के साथ साथ मालदीव्स, आपको पता है राजधानी क्या है इसकी? माले, और करेंसी क्या है इसकी? रुपी। आपको जल्दी से इसके हेड का नाम बताना है। इब्राहिम मोहम्मद सोले मालदीव्स के हेड हैं या नहीं है, या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं है? इब्राहिम मोहम्मद सोले, जल्दी से बताना है आपको। इंडिया ने 250 मिलियन का सपोर्ट दिया है मालदीव्स को टू ओवरकम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो ये देखिए, मैंने बोला कि ग्रांट्स इंडिया की तरफ से दिए गए। और साथ ही साथ बहनडॉ, इन्हें माली का इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। अब देखिए, पहनडॉ को अपॉइंट किया गया है माली का इंटरिम प्रेसिडेंट। तो आइए इसके बारे में भी फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। माली, सबसे पहले कैपिटल एंड करेंसी ऑफ माली। और आपको पता है सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो माली है ये एक अफ्रीकन कंट्री है और अफ्रीका में भी अफ्रीका के वेस्ट साइड में लोकेटेड है, यानी कि पश्चिमी अफ्रीका में लोकेटेड है। माली की राजधानी है बमैको और माली की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। ये यहाँ की करेंसी है, FRANC, फ्रैंक है यहाँ की करेंसी, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। लार्जेस्ट सिटी भी इसकी बमैको ही है। और बहनदौ, इन्हें माली का इंटरिम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक खबर है बोगनविले। बोगनविले इलेक्ट्स न्यू प्रेसिडेंट इस्माइल तोरवामा एज नेगोशिएशंस ऑन इंडिपेंडेंस। आइए इसके बारे में थोड़ा जरूर डिस्कस कर लिया जाए। आप लोगों ने पापुआ न्यू गिनी का नाम सुना होगा। पापुआ न्यू गिनी एक देश है और ये देश वैसे तो बहुत सारे द्वीपों का समूह है। इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बहुत सारे आइलैंड्स मिल करके इस कंट्री को बनाए हुए हैं और उन्हीं आइलैंड्स में से एक आइलैंड है जिसका नाम है बोगनविले। बोगनविले पापुआ न्यू गिनी से आज़ाद होना चाहता है और इन्होंने
अपनी आज़ादी की घोषणा करते हुए अपना न्यू प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर लिया, जिनका नाम है इस्माइल तोरोआमा। अगर आप इस्माइल तोरोआमा को एक बार गूगल करके मेरे लिए इनका गूगल करके बस देख लीजिए, आप इनका चेहरा देख लीजिए, और अगर आप पापुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट होते तो आप खुद ही आज़ादी दे देते कि भैया छोड़ दो, बोगनविले ले जाए यही ले जाए। इस्माइल तोरोआमा का चेहरा देख लो बस एक बार गूगल करके। इनको नया प्रेसिडेंट बोगनविले की जनता ने चुना हुआ है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके नेपाल और भारत ने जॉइंट सिक्योरिटी पेट्रोल शुरू कर दिया है कपिलवस्तु के बॉर्डर पे। कपिलवस्तु इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर है। कपिलवस्तु में ही एक जगह है लुम्बिनी, और इसी जगह पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था 563 बीसी, बीसीई या बीसी कह सकते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और यू मे से इट बिफोर कॉमन एरा। तो बीसीई 563 बीसीई। नाउ द नेक्स्ट इज इजराइल, यूएई और बहरीन ने अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया। अब आइए इस पर भी थोड़ा फोकस कर लें। आपको पता है इजराइल और अरब वर्ल्ड, इन दोनों के बीच में कितनी बड़ी दुश्मनी चलती आ रही है। देख लिया ना इस्माइल तोरोआमा का फेस, साउथ की मूवीज में जैसे गुंडे आते हैं वैसा। ये कालकेय है भैया, इसका इसका ओरिजिनल नेम है कालकेय। इस्माइल तोरोआमा की एक बार शक्ल देख लो ना, और आप पापुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट होते तो आप खुद ही आज़ादी दे देते। आप बोल देते कि भैया ले जा, तू बोगनविले नहीं, तू एक दो द्वीप और ले जा, पर छोड़ दे हमें। खैर छोड़िए, मजाक की बात है। आइए हम डिस्कस करते हैं इजराइल यूएई। इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में जो टग ऑफ वॉर है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वैसे ही आपको पता है कि हालात कितने ज़्यादा नाजुक रहे हैं इजराइल के क्रिएशन के बाद ही, राइट फ्रॉम द 1947 अप टू दिस 2020। इनफैक्ट इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में 6 वॉर भी हुए, 6 युद्ध हुए हैं, जिन 6 के 6 युद्धों को हालांकि इजराइल ने जीता है, परंतु फिर भी अरब वर्ल्ड की एक जो टसल है वो टसल चलती आ रही है। नाउ इट इज़ द टाइम टू फिक्स इट। और इस अरब वर्ल्ड की तरफ से एक यूएई ही है जो ऐसा कदम उठा सकता है, वो लिबरल कंट्री है यूएई। आपको पता है कि ये अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। आपको पता है कि इन्होंने अपना मार्स मिशन होप भेजा हुआ है। आपको पता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया हुआ है। दे आर फिक्सिंग इट ना। यूएई और इजराइल ने एक पीस अकॉर्ड साइन किया जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड, और इस अब्राहम अकॉर्ड में मीडिएशन किया था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। मजे की बात यह है, इस काम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज फॉर पीस, इसके लिए भी रिकमेंडेशन दिया गया था। बाय द वे, दिया नहीं गया इनको, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डोनाल्ड ट्रंप की जगह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। और जो नोबेल प्राइज है पीस के लिए वो WFP, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। नाउ मार्स कह रहे हैं ये युद्ध सदियों से चले आ रहे हैं, या इनकी दुश्मनी सदियों से चली आ रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, WFP का मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अच्छा, और कुछ मत समझ लेना, WTF मत समझ लेना। सदियों से तो नहीं कह सकते, दशकों से कह सकते हैं। लगभग 60-70 सालों से ये चल रहा है। सदियां तो मतलब 100 साल होते हैं, डेकेड से। चलो फिर बढ़िया। अब यहाँ पे 4 इंडियन सिटीज ने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में ड्रॉप कर दिया। 4 इंडियन सिटीज ड्रॉप इन ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। आइए इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लिया जाए। कौन कौन से शहर हैं? सबसे पहले न्यू दिल्ली, स्मार्ट सिटी हैदराबाद। हैदराबाद के बाद तीसरा शहर है जिसका नाम है मुंबई, और चौथा शहर है बेंगलुरु। बेंगलुरु या बेंगलोर कहें आप इसे, कर्नाटका की कन्नड़ लैंग्वेज में कहेंगे तो बेंगलुरु है, वैसे तो इसे इंग्लिश में बेंगलोर कहा जाता है। अब इनकी रैंकिंग्स भी देखें ना,
अलग अलग टाइप के इनकी रैंकिंग्स रही हैं। पहले कुछ और रैंकिंग रही है, फिर इनकी रैंकिंग में हालात ख़राब हो गई। अब जैसे देखिए चेंज कितना कितना आया है। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले पे तो सिंगापुर है, फिर उसके बाद है हेलसिंकी, हेलसिंकी के बाद है ज्यूरिक, ज्यूरिक के बाद है ऑकलैंड, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, डेनमार्क, फिर कोपेनहेगन, ये सभी। और भारत में जो हालात हुए हैं, भारत में सबसे पहले नई दिल्ली की बात कर लेते हैं। इन सब की अलग अलग रैंक हुआ करती थी और ये खिसक गए हैं। देखिए, सबसे पहले न्यू दिल्ली 68वें रैंक पे हुआ करता था, 68 से पहुंच गया है सीधे सीधे 86 पे, मतलब 68 का जस्ट अपोजिट। हैदराबाद की बात कर लें, हैदराबाद हुआ करता था 67 पोजीशन पे और पहुंच गया है 85 पे। मुंबई की बात कर लें, मुंबई हुआ करता था 78 प्लेस पे, खिसक गया 93 पे। और बेंगलुरु की बात कर लो दोस्त, 79 पे हुआ करता था, खिसक के पहुंच गया है 95 प्लेस पे। मतलब ये हालात हुए हैं ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स के हालातों में। ओके, तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा स्मार्ट सिटी में क्या स्कोर मिला है। 4 इंडियन सिटीज ड्रॉप इन ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। इनकी रैंकिंग पहले ये और बाद में ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सोमालिया के प्रेसिडेंट ने मोहम्मद हुसैन रोबल को नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। अब सोमालिया की जब भी बात होती है, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। व्हाट इज द करेंसी ऑफ सोमालिया? यह आपको पता है, सोमालिया की करेंसी है सोमाली शिलिंग। तो मोगादिशु और शिलिंग, ये याद रखिएगा। अब सोमालिया के जो प्रेसिडेंट हैं, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सोमालिया इज, इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो। मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो। इन्होंने मोहम्मद हुसैन रूबल को नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। सोमालिया आपको पता है अफ्रीकन देशों में से एक, जहां पर गरीबी और बेरोजगारी एवं आर्म्ड मिलिटेंसी बहुत बड़ी समस्याओं में से एक रहा है। यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर के ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 को होस्ट किया। फोकस किया गया है क्लाइमेट कंजर्वेशन पे। आप लोगों ने IUCN का भी नाम सुना होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसके माध्यम से पूरे विश्व को एक संदेश दिया जाता है, कैसे आप जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं, कैसे आप ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम कर सकते हैं। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स की बात करें 2020 की, इंडिया की रैंक रही है 89 और वनुआतू ने टॉप किया है। देखिए, रिस्क इंडेक्स का मतलब सिर्फ यही नहीं कि वहाँ पे मिलिटेंसी है, या सिर्फ यही नहीं है कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। रिस्क का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन, जिस सिचुएशन में नेचुरल डिजास्टर को भी कंसिडर किया जा रहा है, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, सुनामी, साइक्लोन, तूफान, थंडरस्टॉर्म, ज्वालामुखी का फटना, कुछ भी हो जाए वो भी। एवं इसके साथ ही साथ जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, उन जियोग्राफिकल फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाए, और फिर मैन मेड रिस्क, इन्हें भी कंसिडर किया जाए। अगर आप सभी को कंसिडर करके चलते हैं, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड अंडर द रिस्क इंडेक्स। और इंडिया की जो रैंक रही है, इंडिया की रैंक 89 रही है। थैंक गॉड, रिस्क में तो इंडिया आगे नहीं है, वनुआतू ने टॉप किया है। ये एक द्वीप है, आपको पता है, इंडिया का ही द्वीप है वैसे वनुआतू, और ऑस्ट्रेलिया के पास में है। एंड यहाँ पर हालात थोड़े नाजुक हैं। इंडिया ने 54 बिलियन रुपीस दिए हैं नेपाल को, और पोस्ट अर्थक्वेक असिस्टेंस। अब ये 54 बिलियन रुपीस का मतलब होता है 5400 करोड़ रुपए। नेपाल, आपको पता है भारतीय सरकारों के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। और रिसेंटली नेपाल के साथ एक इश्यू ज़रूर हुआ था, जिस इश्यू को कई हद तक मैनेज किया गया है और दोनों ही साइड्स ने मिल करके उसे ठीक से देखा है। अब ये जो पोस्ट अर्थक्वेक असिस्टेंस है,
दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड। और साथ ही साथ माली की ट्रांजिशनल गवर्नमेंट ने मोख्तार वाने को अपना नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। तो देखिए, अभी हम लोग माली की ही बात कर रहे थे। माली में हमने डिस्कशन किया था कि बह नडो जो थे, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया इंटरिम, और ये ब्रिगेडियर हैं एक्चुअली माली की आर्मी के, और इन्हें अपॉइंट किया गया था। और उसके बाद इन्होंने अपॉइंट होते हैं मोख्तार वाने को अपना नया प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किया। अच्छा देखें, सिंगापुर पहला है जिसने फेशियल वेरिफिकेशंस को नेशनल आईडी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फर्स्ट विच हैज स्टार्टेड टू यूज फेशियल वेरिफिकेशन इन नेशनल आईडीज। ये भी एक मुख्य फोकस करने वाली बात रही है। अच्छा, इसके अलावा सुरेश रैना को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर फॉर 9 स्टेक्स। हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन दे दिया है यूनियन मिनिस्ट्री से ओवर सेंट्रल फार्म बिल्स। केंद्र सरकार के जो फार्म बिल्स हैं उन पर हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। और साथ ही साथ यहाँ पे एक डिस्कशन और कर देता हूँ कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्हें फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है उसका चार्ज दे दिया गया, जिसकी मिनिस्टर पहले हरसिमरत कौर बादल हुआ करती थी। ये एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए की अलायंस वाली पार्टी अकाली दल की नेता हैं और पंजाब से बिलोंग करती हैं। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर को एडिशनल चार्ज दिया गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का। फॉर्मर रॉ के हेड अनिल धस्माना को चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ अपॉइंट किया गया है। सीमांचल दास को अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एडवाइजर। सो सीमांचल दास एडवाइजर टू द आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एसर इंडिया ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, और न सिर्फ एसर इंडिया ने बल्कि कार्गो इंटरनेशनल ने भी एसर इंडिया के साथ साथ अपना सोनू सूद को ही ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। इसके साथ ही साथ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ईईएसएल ने रजत सूद को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया। सीएट टायर्स ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। न सिर्फ सीएट टायर्स बल्कि वेदांतु, एक जो इंग्लिश मीडियम की ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उसने भी आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नीतू डेविड इंडिया की वीमेन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी की हेड अपॉइंट की गई और ये नई प्रमुख बनाई गई हैं। इसके साथ ही साथ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट एसीसी, जिसको हेड करते हैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने पीडी वाघेला को ट्राई का नया चेयरमैन नियुक्त किया। तो पीडी वाघेला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का नया चेयरमैन। और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल एसएस देशवाल को काउंटर टेररिज्म फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एडिशनल चार्ज दिया गया है। आइए यहाँ पर एक और डिस्कशन कर लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को रेज किया गया था 1984 में, जब ज़रूरत पड़ी कि सिर्फ बाहर की हिंसा से नहीं बल्कि देश की आंतरिक असुरक्षा से भी निपटने की ज़रूरत है, और इंटरनल सिक्योरिटी इज़ अ बिग कंसर्न। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को रेज करने के बाद आप इन्हें जानते हो, इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज कहा जाता है। और ब्लैक कैट कमांडोज में से दो टीम्स होती हैं इनकी, एक है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और दूसरा है स्पेशल एक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वो लोग हैं जो नेताओं के या वीवीआईपीज के चारों तरफ आपको दिखते हैं, काली कलर की वर्दी लगा करके और हाथों में स्टेन गन लिए हुए। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में सारे पुलिस पर्सनल्स होते हैं, मतलब चाहे वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के हों, जैसे कि आसाम राइफल्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, या इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, इन सभी के। एंड देन स्पेशल एक्शन ग्रुप एक ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लोग होते हैं, ये किसी वीवीआईपी की सुरक्षा में नहीं होते। ये स्पेशल एक्शन ग्रुप इंटरनल सिक्योरिटी से निपटता है। जैसे कोई टेररिस्ट हमला हो जाए, 26/11 की आप लोगों को घटना याद होगी, 26/11/2008 जो घटना हुई थी, उसमें स्पेशल एक्शन ग्रुप एनएसजी ने ही ऑपरेशन किया था। उनकी 51st यूनिट गई थी, जिसमें मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हुए थे। तो आई होप आपको पता है
कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स 1984 में रेज किए गए, और ये जो आपको जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले ही देते हैं, नॉट बाय द एसएजी। एसएजी किसी नेता नपाड़ी की सुरक्षा में नहीं होते, इनका काम है देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालना। चलिए, तो एसएस देसवाल डायरेक्टर जनरल हैं आईटीबीपी के, उन्हें काउंटर टेररिज्म फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का एडिशनल चार्ज दिया गया। इसके साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अमिताभ बच्चन को कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन, ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए नियुक्त किया। आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है वेदांतु ट्यूटरिंग कंपनी का, ये तो आपको पता ही है। मिंत्रा ने दिशा पाटनी को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया अपना ब्यूटी सेगमेंट के लिए, और बाकी आपको पता है कियारा आडवाणी इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं ओवरऑल सेगमेंट्स में, यानी कि फैशन सेगमेंट में, फैशन में कपड़े अपैरल्स, और ब्यूटी सेगमेंट में मेकअप एवं और दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। इंडिया की खुशी चिंदलिया जो कि सूरत की रहने वाली हैं, इन्हें यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा रीजनल एम्बेसडर चुना गया। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, आपको पता है इसका हेडक्वार्टर्स है नायरोबी में, केनिया, और रीजनल एम्बेसडर चुना गया है खुशी चिंदलिया को। सूरत की रहने वाली हैं ये। सूरत कहाँ है? गुजरात में, सिटी ऑफ डायमंड्स, डायमंड के बहुत व्यापारी रहते हैं सूरत में। टेक्सटाइल के लिए भी बहुत फेमस है सूरत। आरबीआई ने एके दीक्षित साहब को नया एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं, और हालांकि इस पर अभी बहुत सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो इट इज़ नॉट द फुल एंड फाइनल कि एके दीक्षित साहब को अपॉइंट किया गया है, बल्कि यहाँ पर सुपरसीड करने का सिस्टम भी होता है। इटालियन ओपन 2020 की बात करें तो नोवाक जोकोविक और सिमोना हेलेप मेन और वीमेन के सिंगल टाइटल्स जीते। प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फॉर्मर क्रिकेटर एशले बार्टी ने गोल्फ चैंपियनशिप जीती। क्या कमाल के हैं ये प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, फॉर्मर क्रिकेटर, और जीता है गोल्फ चैंपियनशिप। वॉल्टरी बोटास ने रशियन ग्रां प्री जीता, ये भी एक न्यूज़ का हिस्सा है। एवं इसके साथ ही साथ इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया इंडिजिनसली डेवलप्ड पृथ्वी 2 मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल, और इंडिया ने जापान की 3 डे की नेवल एक्सरसाइज जिमेक्स को भी कंक्लूड किया फ्रॉम 26 to 28 सितंबर इन अरेबियन सी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।